मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम गणित में सेक्शन बी उसका फर्स्ट चैप्टर में रेशियो जो कि है उसकी छठी क्लास स्टार्ट करेंगे। छठवां दिन है। तो आप जानते हैं जैसा कि आपको इसी योजना के अनुसार आगे बढ़ना होता है। जो नए बच्चे हैं वो डिस्क्रिप्शन में जाके इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी उससे प्राप्त कर लें कि उनको मेरे साथ आगे कैसे बढ़ना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं जो आपको मैथ समझा रहा हूँ, जो आगे बढ़ा रहा हूँ, उसमें एक पूरा शोध है कि बच्चा कैसे मैथ सीखेगा। आप सब मैथ कैसे सीखें, मेरे अनुसार चलेंगे तो 100% प्राप्त करेंगे। और जो एकदम नए हैं वो डिस्क्रिप्शन में जाके उस योजना को देख लें कि उनको मेरे साथ कैसे आगे बढ़ना है। वो बहुत महत्वपूर्ण है। और जब आप इस योजना के अनुसार आगे बढ़ेंगे तो 100% ऐसा कोई बच्चा है ही नहीं जिसको मैथ ना आए वास्तव में, क्योंकि मैथ है ही बड़ी आसान। बस उसको थोड़ा उसके सिस्टम के हिसाब से देखना होता है। 2-3 कॉन्सेप्ट पर पूरी मैथ निर्भर करती है और वो भी एक में अगर कह दिया जाए तो मानक का कॉन्सेप्ट है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने इसके पहले 4-5 क्लास जो की रेशियो में, उसमें हमने आपको ये बताने का प्रयास किया कि रेशियो को समझा कैसे जाए। इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में जब आपके सामने आएगा तो डायरेक्ट खाली ये नहीं आएगा ए बी के धन में अनुपात 2:5 है, ऐसा नहीं आएगा। कोई जरूरी नहीं खाली सीधे सीधे ऐसा आया। वो विभिन्न तरीके से अनुपात को आपके सामने रखेगा। तो उसकी भाषा को समझना, अनुपात की भाषा को समझना आवश्यक है। अनुपात की भाषा को समझना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि ये पूरी गणित में अर्थमेटिक का आधार बनती है। कहीं ना कहीं आपकी पूरी अर्थमेटिक में ये आधार बनती है। गणित की जो भाषा को है, ये गणित की भाषा को दिशा देती है। या समझो कि गणित की भाषा जो है 2-3 रेशियो, फ्रैक्शन और परसेंटेज पर निर्भर करती है। तो ये जरूरी हैं चीज़ें, बहुत उसकी एक एक चीज़ आपकी समझ होनी चाहिए। तो पिछली क्लासों में मैंने यही आपको बताने की कोशिश की। अब जो थोड़ी बहुत ऐसी चीज़ें बची होंगी वो आगे के पूरे समय में जब तक आप हमारे साथ रहेंगे उसमें हम उन चीज़ों को देखते रहेंगे। जहाँ जहाँ पर आएंगे हम समझाते रहेंगे। आज हम इसमें मानक के कॉन्सेप्ट का यूज़ शुरू करते हैं। जैसे कि मानक के कॉन्सेप्ट का यूज़ पूरी मैथ में होगा, तो आज यहाँ हम स्टार्ट करते हैं। तो आपको हम बताएं कि मानक का कॉन्सेप्ट आपको हम इसके पहले सेक्शन ए में आपको पूरा मानक का कॉन्सेप्ट विधिवत बताए हैं, तो उसको आप वहां देख लीजिए जरूर। और यहाँ हम थोड़ा सा आज इतना बता देते हैं आपको कि आपको उसकी याद ताज़ा हो जाए। हमने बताया था रेशियो, फ्रैक्शन और परसेंटेज भी क्या हैं, ये तीनों मानक हैं। अब ये तीनों अगर मानक हैं तो मानक का मतलब एक पैमाना है, एक हिसाब है। अर्थात अगर कोई कहे ए और बी के धन में अनुपात 2:5 है तो इसका मतलब एक हिसाब है, एक पैमाना है, एक साधारण स्तर पर सूचना है। मतलब 2:5 का मतलब है ए का यदि धन 2 है तो बी का धन 5 है। एक साधारण स्तर पर सूचना है और संभावनाएं तो अनंत हैं, मैंने आपको बताया है। अब इसमें क्या होता है, अगर 1 गुना का मामला तो यही है 2 × 2 एंड 5 × 5। अब 2 गुने का मामला अगर होगा तो 2 दूना 4 होगा और 5 दूनी 10 होगा। यह भी हो सकता है यदि a का 2 है उस समय तो b का 5 होगा, यदि a का 4 होगा तो b का 10 होगा। इसी प्रकार से जितने गुना आप ये पद करते जाएंगे उतने गुना दूसरा वाला पद होता जाएगा। या अगर 3-4 पद हों तो उसमें एक को जिस क्रम में आप बढ़ाते जाएंगे उसी क्रम में दूसरे पद। अगर ये प्रथम गुना वाली संभावना है, एक गुना वाली ये संभावना है कि ए का धन इतना तो बी का इतना, सी का इतना, डी का इतना। दूसरी गुना वाली तो 2 गुना वाला तो ये 4 होगा, ये 10 होगा, ये 14 होगा एंड ये 6 होगा। इसी प्रकार से आगे 3 गुना 4 गुना, तो जितने में करेंगे सब में उतना गुना करेंगे। आप बात समझ गए होंगे। ये तो चलता है तो संभावनाएं अनंत होती हैं। ऐसे 2 गुना हो गया, 3 गुना हो गया, 4 गुना हो गया, 10 गुना हो तो कितना होगा, 20 और 50 होगा, उसके भी आगे होगा। तो ये हम सब आपको समझा चुके हैं, आप समझ रहे हैं। तो इसका मतलब आपके सामने जब भी कहीं अनुपात आता है तो आप उसको एक हिसाब के रूप में देखते हो, एक पैमाने के रूप में देखते हो, एक छोटे स्तर पर हिसाब दिया है इस रूप में देखते हो। अब जब इस रूप में देखते हो तो अगर एक सवाल उदाहरण के लिए मैं बताऊं, ए बी के धन में अनुपात 2:5 का है। अब कहा यदि ए का धन कितना है, ए का धन अगर 20 रुपए है तो बी का धन बताओ।
मैं आपको समझाने के लिए अभी एक सवाल समझा रहा हूं, फिर आपको अच्छे सवाल मिलेंगे। धीरे धीरे हम सरल से जटिल की तरफ चलेंगे। तो अब इसमें क्या आप कहते हो भाई a का धन 2 है, एक हिसाब दिया है, b का धन 5 है। इसी को हम मानक कहते हैं, पैमाना कहते हैं। एक मानक दिया, एक पैमाना दिया है कि a का धन भैया 2 है तो b का धन 5 है, संभावनाएं तो अनंत। अब ये बात आती है कि कौन वाली संभावना है। तो 1 गुना वाली 2 1 कम 2 5 1 कम 5, 2 गुना वाली 2 दूना 4 5 दूनी 10, और 3 गुना वाली 2 3 6 5 3 15। तो ऐसे हो सकते। अब होगा कौन, तो इसके लिए एक वास्तविक मान दिया होता है, जैसे इसमें दिया a का मान 20 है। अब a का मान 20 मतलब जो मानक के स्तर पर, जो पैमाने के स्तर पर, जो साधारण हिसाब के स्तर पर 2 था, वो वास्तव में कितना है, 20 है। तो मामला कितने गुने का है, 10 गुने का है। तो ये भी 10 गुने का, क्योंकि आप जानते हो जितना एक में गुना होगा उतना ही सब में गुना होगा। तो यहां 2 ही टर्म, तो इसमें जितना गुना उतना गुना इसमें होगा। तो ये अगर 2.20 है तो ये 50 हो जाएगा। बात समझ गए। यह है मानक का कॉन्सेप्ट। इसके अलावा आप याद करें, जब मैंने मानक का कॉन्सेप्ट आपको बताया था सेक्शन ए में, तो आपको बताया था अब मानक के कॉन्सेप्ट को यूज करने के 3 ढंग हैं। एक तो ये गुना वाला, कितने गुने का मामला है, 10 गुने का मामला है। आप मौखिक देखेंगे, यहां 2 जो चीज है वहां 20 है, 10 गुने का मामला मौखिक, ये सब होती चीजें। दूसरा इसको हमने बताया था, दूसरा आप ऐसे कह सकते हैं 2 यूनिट, इसको यूनिट बोल सकते हैं। 2 यूनिट का मतलब है 20, तो 1 यूनिट का मतलब पड़ा जाके 10, तो भाई 5 यूनिट का मतलब कितना है, 50। बात समझ गए। और तो ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि मौखिक दिखेगा भाई यहां a का धन 2 है, वास्तव में 20 है, तो 10 गुने का मामला है। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर ऐसे जटिल इसमें ना दिखे कितने गुने का मामला, तो आप ऐसे करोगे, 2 का मतलब 20 है, तो भैया 5 का मतलब क्या होगा, थोड़ी देर के लिए कहोगे x होगा, इसे सॉल्व करोगे, x बराबर आएगा 50। इसके से गुणा, इसके से गुणा। तो मानक के कॉन्सेप्ट को यूज करना, एक हिसाब दिया है, एक पैमाना दिया है, फिर उसमें एक लिंक दिया होगा, फिर इसको प्रोसेस, इसके 3 हैं। ऐसे आप मौखिक कर सकते हैं, यूनिट वाले से इसका यूज हम बहुत कम करेंगे। और अगर आपको मौखिक ना दिखे कितने गुने का मामला है, तो इससे हम कर लेंगे कि 2 का मतलब 20 है, तो भैया 5 का मतलब क्या होगा। तो ये चीजें आपको हमने समझाई। एक चीज और है, 1 मिनट के लिए समझिए कि, और मैंने ये बताया था जब मानक का कॉन्सेप्ट आपको समझाया था कि कोई जरूरी नहीं है a का धन 2 और b का धन 5, ऐसे ये तो सूचना दी है, एक मानक दिया, पैमाना दिया, तो कोई जरूरी नहीं वास्तव में जो पता हो वो a का ही धन पता हो, b का ही धन पता। मान लीजिए उसने कह दिया यदि दोनों का टोटल धन 70 रुपए है, यदि दोनों का टोटल धन 70 रुपए है, फिर ए बी का मान बताओ। अब यहां ये 70 रुपए क्या जो वास्तव में दिया, ये ए का धन नहीं, बी का धन नहीं है, ये दोनों का धन है, ये दोनों का मिला के धन है। तो मैं इसके माध्यम से आपको 2 चीजें बताना चाहता हूं कि जो वास्तव में यहां संभव है, यहां भले नहीं दिया, यहां ए का धन दिया है, बी का धन दिया, लेकिन वहां दोनों का धन दिया है, तो हम जो वास्तव में संभव है वो हम इस पैमाने के स्तर पर भी निकाल सकते हैं। तो यहां दोनों का धन कितना आएगा मिला के, छोटे स्तर पर आएगा, कम आएगा, इसका 2 इसका 5 हो तो गया 7। भाई दोनों का धन अगर उस छोटे स्तर पर हिसाब लगाए तो 2 5 7 हो गया, और वहां कितना 70। तो एक चीज ये समझिए कि जो वास्तव में दिया है, अर्थात जो वास्तव में संभव है, वो हर चीज इस मानक के स्तर पर संभव है, पैमाने के स्तर पर संभव है। तो वहां अगर दोनों का धन 70 है, तो यहां दोनों का धन मिला के 7। तो इस प्रकार से ये 7 जो है ये 70 हुआ, तो कितने गुने का मामला हुआ, 10 गुने का मामला हुआ। फिर आपको लिंक पता चल गया 10 गुने का है, तो इसको आप अब सब जो भी इधर का होगा ये सब 10 गुना होगा, एक साथ उत्तर देखेंगे, ये 20 होगा, ये 50 होगा। बहुत अच्छा मानक का कॉन्सेप्ट है, इसे हम इसीलिए ब्रह्मास्त्र कहते हैं मैथ का, कि हर सवाल में ये सपोर्ट करता है। तो एक तो चीज ये होगी। तो इसमें आपने क्या सीखा कि जो वास्तव में दिया होगा वही हम यहां निकाल के उससे तुलना करेंगे। तो जो वास्तव में संभव है वो इस मानक के स्तर पर भी संभव है। और दूसरी चीज, हम तुलना सदैव समकक्ष से करते हैं। अगर यहां योग दिया था, हम तो योग से ही तुलना करेंगे। तो इस प्रकार से मैंने आपको मानक का कॉन्सेप्ट समझा दिया, और मैं आपको बड़ी गंभीरता से सब चीजें बताता हूं, हर चीज सोच के बताता हूं। तो मैं आपसे अगर ये कह रहा हूं, अगर आपने मानक का कॉन्सेप्ट सेक्शन ए में नहीं देखा है तो उसको जरूर देख ले, तो उसका कुछ ना कुछ रीजन होता है, इसलिए हम कहते हैं। तो चलिए आज का ये स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, आप सरल से जटिल की तरफ चलेंगे और इतने सवाल करवा देंगे, इतने सवाल करवा देंगे कि ऐसा कोई सवाल होगा ही नहीं जो छूटेगा। इसीलिए इस योजना में इसीलिए मैंने बनाया, जैसे सेक्शन
सेक्शन बी, अब इसमें मैंने चैप्टर 1, अब इसका चैप्टर 1, अब इसमें डे हो रहे हैं, अब इसमें डे हो रहे हैं, हम स्वतंत्र हैं कितने भी दिन इसमें हम कर दें। और मान लीजिए इस चैप्टर में हमने 25 दिन में समझाया, 25 वीडियो में समझाया, उसके बाद हम दूसरा चैप्टर शुरू कर लेंगे, फिर अगर आगे हम प्रैक्टिस करेंगे या बढ़ाएंगे, फिर इसमें आगे दिन पढ़ा देंगे। तो ये योजना बड़ी एक रणनीति के साथ बनी है। आपको इतने क्वेश्चन करवा देंगे और सब आपको सिस्टमैटिक ढंग से मिल जाएंगे, और आप जब भी कभी देखेंगे तो आपको सिस्टमैटिक ढंग से ही आगे बढ़ाते रहेंगे। तो रुपये 7,000 की राशि एबीसी में इस प्रकार बांटिए कि ए तथा बी के अंश 2:3 के अनुपात में है तथा बी तथा सी के अंश 4:5 के अनुपात में। बी का हिस्सा बताइए। सवाल वैसे ही है, आपको जो मैंने समझाया है 3-4 दिन में, छोटी छोटी बातें कि 2 अनुपात अलग अलग दिए हो तो उनको सम्मिलित कैसे किया जाए, अनुपात कैसे लिखा होता है, उन सब चीज़ों का यूज होगा। तो ए बी सी, अब टोटल रुपए तो 7,000 है, इसको बांटना है, एबीसी में बांटना है, लेकिन अनुपात कैसे दिया है देखिए, ए अनुपात बी दिया है 2:3 एंड बी अनुपात सी दिया है 4:5। तो ए अनुपात, लेकिन आपको तो एक में चाहिए भाई, बांटना है एबीसी में, तो एक में सम्मिलित अनुपात चाहिए। आप जानते हैं सम्मिलित करना, इसका लास्ट इसका फर्स्ट सेम होना चाहिए, है सेम, मैंने पिछली क्लास में समझाया है। अब इसमें ये 3 है, अब इसमें बी का मान 3 है, इसमें बी का मान 4 है, इसको बराबर करना है, बराबर करने के लिए 12 है। अब 12 है, इसमें 3 से गुणा कर दीजिए, इसमें 4 से गुणा कर दीजिए तो 12 हो जाएगा, इसमें 4 से गुणा करेंगे तो बेशक बी 12 हो जाए, लेकिन 4 से गुणा करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, और इसमें 3 से गुणा करेंगे तो ये 12 हो गया, और ये 15 हो जाएगा। तो अर्थात ये अनुपात आया कितना, ए बी सी में जो धन बटेगा उसका अनुपात 8:12:15 होगा। तो बातें वही चलेंगी, कोई अंतर नहीं होगा। तो इस प्रकार से उसने अलग अलग दिया, हमने आपको एक में कर दिया। बात समझ गए? ए बी सी के धन में अनुपात कितना हुआ, 8, 12 एंड 15। आप मौखिक देखिएगा, 2, 3, 4, 5 देखा, यहां 3 यहां 4, इसको 4 से 8, 12 एंड 15 हो गया। तो अब आप कहोगे ए का धन, चाहे यही कर लो, ऐसे कर लो, चलिए एक बार ऐसे लिख देते हैं, ए का धन 8 है, बी का धन 12 है और सी का धन 15 है। ये क्या है, एक छोटे स्तर पर, एक प्राथमिक स्तर पर एक पैमाना दिया है कि धन वितरित इस हिसाब से होगा। हिसाब आपको बता दिया कि ए को यदि 8 मिलेगा, यदि शब्द जरूरी है, तो बी को 12 मिलेगा, तो सी को 15 मिलेगा। संभावना दूसरे गुने, ये तो एक गुने वाली है, दूसरे गुने की हो सकती है। यदि इसको 16 मिलेगा तो इसको 24 मिलेगा, तो इसको 30 मिलेगा। इसी प्रकार से अनंत संभावना है, 10 गुने तो 80 मिलेगा, 120 मिलेगा, 150 मिलेगा। अब हमको ये कैसे पता चले, अब हमको ये कैसे पता चले कि इसमें संभावना है कौन गुने वाली, तो मैंने बताया, अगर वो उत्तर वास्तव में मांगेगा, अनुपात में मांगे तो अलग बात है, अगर वो वास्तविक संख्या में उत्तर मांगेगा तो लिंक देगा। इसमें लिंक क्या दिया है, इसमें लिंक दिया 7,000 रुपए को बांटना है। तो 7,000 क्या है, टोटल धनराशि 7,000। हमने बताया वास्तव में टोटल धनराशि दी है 7,000। हमने बताया जो वास्तव में दिया होगा वो इस छोटे स्तर पर भी संभव होगा। तो यहां टोटल धनराशि कितनी है, यहां टोटल धनराशि 15 है, यहां टोटल धनराशि 35 है। तो आप सोचिए, जो यहां इस छोटे स्तर पर इसको 8 अगर मिले, इसको 12 मिले, इसको 15 मिले, तो टोटल 35 होता है, और वास्तव में वो धनराशि 7,000 है। तो मतलब है इस 35 का मतलब 7,000 है, तो आपका 35 दूना 70, 70 तो 2 गुना में आ गया, 2 0, यानी कि 200 गुने का मामला है। अब 200 गुने का मामला है तो आपका एक साथ सभी उत्तर प्राप्त हो सकते हैं। उसने कहा बी का हिस्सा बताओ, ये तो कहा बी का, तो 200 गुने का मामला है, तो इसका 200 गुना कीजिए, 12 दूनी 24 एंड 2 0। अगर इसका अभी तो बी का इसने पूछा है, तो 24वां आपका 2400 है, ए ऑप्शन सही है। अगर वो पूछता ए का बताइए, तो इसको भी 200 गुना कर देते तो 1600 हो जाता। अगर इसको पूछता तो इसको भी 200 गुना कर देते तो कितना हो जाता, 3000 हो जाता। बात समझ रहे हैं? तो बहुत ही आसान है ये मानक का कॉन्सेप्ट, एक साथ आपको उत्तर देता है, कोई झंझट नहीं होता, और पूरी मैथ में आपका चलता है, यहां तक कि आपकी सांख्यिकी में भी आपका यूज होता है, रीजनिंग में बहुत जगह यूज होता है। तो आसानी से कर सकते हैं।
तो इसमें क्या था, सबसे पहले अनुपात को 1 में मिलाना था। अनुपात को आपको 1 में मिलाना हम बता चुके पिछले क्लास में। उसके बाद क्या था, मानक के कॉन्सेप्ट को आप जानते हो, एक लिंक दिया था, उसे तुलना कर दी, मामला कितने गुने का है ये पता चल गया और सवाल आपका लग गया। अगला सवाल है कि 94 को 2 भागों में विभाजित किया गया, पहली से 5वें भाग, दूसरे के 8वें भाग का अनुपात 3:4 है। हम यही आपको समझा रहे थे कि अगर हम फर्स्ट डे में आपको इस मानक के कॉन्सेप्ट को यूज करवाने लगते तो उसकी भाषा में आप फंसते। तो आगे बढ़ने का एक सिस्टम है, 94 को 2 भागों में विभाजित कीजिए, आपका पहले से 5वें भाग। अब एक बात और आपको समझा दें, जो भी बातें ध्यान आती हैं, जो भी आपकी आवश्यकता होती है, हम उन सब चीजों को ध्यान रखते हैं। आपके मन में कौन चीजें उठ रही हैं, मन में नहीं भी उठ रही तो किन चीजों की आवश्यकता है, हर चीज को हम लेकर चल रहे हैं। तो एक चीज यहां बताएं, जब भी कभी आए दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा ऐसे कुछ है तो उसको आप ABC नाम दिया कीजिए। इससे फायदा ये होगा कि आपको ध्यान नहीं रखना पड़ेगा A B A, ये पहला ये दूसरा, A का मतलब पहला, B का मतलब दूसरा, C का मतलब तीसरा, और जितना आगे हो। तो इसमें कहा 94 को 2 भागों में विभाजित कीजिए। ये तो 94 तो वास्तविक संख्या है, ये तो लिंक के लिए आपको दी है कि उसके न पहली से 5वें भाग, यानी कि आप 2 भाग जो हैं उसके 1 भाग मान लो A और 1 भाग मान लो B। नाम दे दिया A B, A मतलब पहला भाग, B मतलब दूसरा भाग। अब लिखा पहली से 5वें भाग और दूसरे के 8वें भाग का अनुपात। तो इस पहली का 5वां भाग यही तो होगा, दूसरी के 8वें भाग, B का 8वां यही तो होगा। तो इस पहली के 5वें भाग और दूसरे के 8वें भाग का अनुपात 3:4 है। अब इसका अनुपात कितना है, इसका अनुपात है 3:4। ये उसने बात कही है। कहिए पहली से 5वें भाग और दूसरी के 8वें, से की जगह के होना चाहिए, ज्यादा बेटर रहेगा, और दूसरी के 8वें भाग, तो पहली के 5वें भाग और दूसरी के 8वें भाग यही तो होगा। अब इनका अनुपात जो है वो कितना होगा, 3:4 है। अब ये ऐसे है, हमने तो आपको बराबर वाला बताया था, ये इसीलिए बताते हैं, बीच बीच में आवश्यक चीजें हम बताते रहेंगे। हमने तो ऐसे वाला आपको बताया था। अब ये अगर ऐसे आ जाए तो इसको तो आप जानते हो कैसे होगा, A:B:C, उधर जाके क्या होगा, 2:3:5 हो जाएगा। लेकिन ऑलरेडी ये अनुपात में है, इधर भी अनुपात में, अब इसको उधर कैसे ले जाए। तो इसका नियम ये है, इसके सापेक्ष ये चीज है, इसका ये है, तो ये 5 इसके साथ जाएगा, ये 8 इसके साथ जाएगा, यानी कि अनुपात दिया है, अनुपात B बराबर 5 दिया 15 एंड 8 चक्कू 32। बात समझ गए। तो इस प्रकार से वो अगर सीधे कहता A और B के बीच 94 को इस प्रकार बांटिए कि उनका 15:32 अनुपात हो, तो सवाल आसान था। लेकिन ये उसने भाषा थोड़ा, और इसी में आधे से ज्यादा तो इसी में आपको वो करना था। तो अब क्या हो गया, अब उसने एक साधारण स्तर पर आपको पैमाना पता चल चुका है कि यदि A को 15 मिलेंगे तो B को 32 मिलेंगे। अब हमने क्या कहा, एक हिसाब दिया है, वास्तव में कुछ दिया होगा, उसने कहा दोनों 94 को बांटना है, यानी कि टोटल धन 94 है। अब इसको ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे लिखो भाई, A का धन 15 है, B का धन 32 है। तो अब उसने कहा चूंकि दोनों का धन, तो दोनों का धन कितना है, दोनों का धन 47 है। अब यहां जो दोनों का धन 47 है वो वास्तव में कितना है, वो वास्तव में 94 है। तो 47 दूना 94, तो 2 गुने का मामला है। तो इधर वाला जो कुछ भी है ये सब 2 गुना है। तो 15 दूनी 30 A का है, और B का 64 है, 32 दूना 64 और 47 दूना 94। तो इसमें सही है क्या कि उसका पहला भाग बताइए, तो 15 दूनी 30। बात समझ गए। अब इसको अगर आप ऐसे ना लिखना चाहें, ये सिंपल बात है, अगर इसको ऐसा ना लिखना चाहें तो यही समझें कि A का धन 15 है तो B का इतना है। अब वहां चूंकि टोटल दिया तो यहां भी टोटल निकालने, यहां टोटल कितना है, यहां टोटल भाई, यहां तो टोटल 47 है, ओ सॉरी यहां 15, हाँ बिल्कुल यहां 47 है। तो इस छोटे स्तर पर इसका 15, इसका 32 है। टोटल से हमने टोटल निकाला, क्यों टोटल इसलिए निकाला क्योंकि उसमें टोटल दिया, उसे तुलना करनी समकक्ष से। उसमें कितना है, 94 है, तो 47 दूनी 94। तो 2 गुने का मामला दिखता है, तो कोई जरूरी नहीं इसको फिर दोबारा लिखें, ऐसा करें, ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और ये कुछ नहीं करना पड़ेगा, जैसे दिखेगा सब मौखिक दिखेगा भाई, यहाँ तो 47 है, वहां 94 है, 2 गुने का मामला है। ये 15 दूनी 30 है, 32 दूनी 64। बात समझ गए। तो विभिन्न तरीकों से आप चीजों को लिख सकते हो, आप कर सकते हो। हम अपेक्षा करते हैं आप मेरे साथ मेरे अनुसार चलेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हर स्थिति को हमने
सोच समझ के उसमें आगे हम बढ़े हैं और आपको भी बढ़ाना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्कूल के थैले और जूते के दाम में, बड़ा आसान क्वेश्चन है, मैं बहुत जल्दी में इसको बताता हूं। स्कूल के थैले और जूते के दाम में अनुपात 7:5 है। बैग और जूता, शूज, कितना अनुपात है? 7:5। 7 मतलब अगर बैग है 7 का तो जूता है 5 का। ठीक है, अब इसमें क्या दिया, यदि दोनों के दामों में अंतर या स्कूल के थैले का दाम जूते के दाम से 200 अधिक है, वो आपको बता रहा है जो बैग है वो जूते से 200 रुपए अधिक है, तो वो तो वास्तव में 200 अधिक है। वो लिंक दिया है, यहां कितना अधिक है? यहां 2 अधिक है अधिक, क्योंकि वो 200 वास्तव में दिया है अंतर, तो हम यहां भी अंतर निकालेंगे 2 है। और जैसे ही आप निकाले तो कितने गुने का मामला पता चला? 100 गुने का। तो बस आपको लिंक पता चल गया। तो इसमें 100 गुने वाला मामला है, तो भैया बैग है 700 का और जूते हैं 500 के। उसने पूछा है जूते का दाम बताइए, आपका 500 है। सी ऑप्शन आपका सही है। बात समझ गए? अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा जटिल भी आपको भी लग सकता है प्रारंभिक स्तर पर, लेकिन बताते हैं, समझने का प्रयास कीजिए। एक आदमी 7 बेटों, देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं होता, वही साधारण चीजें होती, बस उसकी जटिलता जो होती वो उसकी भाषा में कहीं होती है, कहीं बातें घुमा के देता है बस। एक आदमी 7 बेटों, 3 बेटियों, 5 भतीजों के बीच बांटने के लिए 12,600 की राशि छोड़ता है। छोड़ने का मतलब समझ रहे हैं क्या? छोड़ने का मतलब मुझे तो लगता है वो स्वर्गवासी हो रहा है। छोड़ता है। यदि हर बेटी को हर भतीजे से राशि 3 गुना मिले और हर बेटे को हर भतीजे से 7 गुना मिले। अब यहां समझो, रुपया टोटल आपको पता है 12,600, और यह भी बताया कि हर बेटी को हर भतीजे से 3 गुनी राशि मिले और हर बेटे को हर भतीजे से 7 गुनी राशि मिले, तो हर बेटी का हिस्सा। यहां टोटल तो दिया है लेकिन अनुपात तो दिख नहीं रहा पहली नजर में। अनुपात कहां दिख रहा है? गुना, लेकिन गुना कहीं ना कहीं अनुपात की तरफ इशारा भी कर देता है, लेकिन अनुपात दिख नहीं रहा है। तो हमने बताया कि हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको सीखना है। तो इसमें एक चीज तो यह सीख लो कि जब मानना होता है तो वो एक दूसरे के आधार पर देते हैं। आगे आप सीखते रहेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट कि मानते कैसे कोई चीज है। तो यहां इसमें आपको है कि यदि हर बेटी को हर भतीजे से 3 गुना राशि मिली, आपको सबसे पहले तो यह समझना चाहिए जहां गुना आए या भिन्न आए तो किसके सापेक्ष है। हर बेटी को हर भतीजे से 3 गुना राशि मिले, यानी कि जो बेटी है उसको भतीजे से 3 गुना राशि मिलती है। अगर भतीजे को 1 रुपए मिले तो बेटी को कितना मिलेगा? बेटी को 3 मिलेगा। तो इसमें जो बेटी की राशि है वो भतीजे पर निर्भर। अगर मैं कहूं कि मेरा धन आपके धन का 2 गुना है, तो आपका धन मेन हुआ, मेरा धन तो आपके धन पर आश्रित है। आपका अगर 2 है तो मेरा 4 हुआ, अगर आपका 10 है तो मेरा 20 हुआ। बात समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से आपको यह देखना किस पर निर्भर करता है। तो इसमें हर बेटी को हर भतीजे से 3 गुना, मतलब भतीजे का पता होगा उसके बाद ही हम बेटी का निकाल सकेंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि बेटी का जो धन है वो भतीजे के सापेक्ष दिया है, अर्थात भतीजे के उसमें दिया, टर्म में दिया है, भतीजे के पदों में दिया है। और आगे समझिए, हर बेटे को हर भतीजे से 7 गुना राशि मिले। अब बेटा है उसको भी भतीजे से 7 गुना मिले, मतलब भतीजे को जितना मिलता है उससे 7 गुना बेटे को मिलता है। मतलब बेटे का भी निर्भर किस पे कर रहा है? भतीजे पर। यानी कि यहां सबसे मेन धन हुआ भतीजे का। तो आपका एक क्या है, सबसे पहले है कितना? 7 बेटों, तो बेटों, फिर बेटियां, फिर क्या है आपका? भतीजे। बात समझ रहे हैं? अब इसमें कितने बेटे हैं, कितने बेटियां हैं, कितने भतीजे हैं? आपका 7 बेटे, 3 बेटियां एंड 5 भतीजे, यही तो है। अब देखिए इनको मिलता धन किस प्रकार से, उसको हम समझ गए। हर बेटी को हर भतीजे से कितने गुना? पूरा 3 गुना राशि मिलती है। तो आपका होगा कि आप सबसे पहले भतीजे का मानो, क्योंकि भतीजे से इसको कितने गुना मिलेगा? तो इसको 3 गुना मिलेगा। तो अगर इसको 1 यूनिट मिले तो इसको 3 यूनिट मिले। लेकिन यह सवाल चूंकि जटिल हो रहा तो हम x, क्योंकि आप थोड़ा इसमें थोड़ा वैसा अनुभव करोगे तो हम x मान लेते हैं। भतीजे को x मिला मान लीजिए, तो उसने कहा बेटी को भतीजे से 3 गुना मिला, तो अगर इसको x मिला तो बेटी को मिला 3x।
बात समझ गए। अब उसने कहा बेटे को भतीजे से 7 गुना मिला, तो अगर भतीजे को मिला x तो बेटे को मिला 7x। सीधी बात है कि नहीं? ये दोनों किस पे निर्भर कर रहे थे? भतीजे पर निर्भर कर रहे थे, तो हमने सबसे पहले किसका माना? भतीजे का माना। बात समझ गए? तो इस प्रकार से हमने मान लिया, आपको कोई दिक्कत नहीं है। 1 मान सकते थे तो इसका 3 आता तो 7 आता, लेकिन उसमें अनंत संभावना रहती तो कितने गुने? अब इसमें वो गुने वाली संभावना x में मान ली। आपको मैं समझा देता हूं। आपने जब कक्षा 6-7 में सवाल लगाए होंगे तो आपने देखा हो, कहते थे a और b की उम्र में अनुपात 2:5 का है। तो आप क्या करते थे? इसकी 2x मान लेते थे, इसकी कितनी? 5x मान लेते थे। उसका रीजन ये था कि इसमें आप अब तो जानते हैं कि इसमें अनंत संभावना है। 1 गुने का ये मामला है, 2 गुने का भी हो सकता है, 3 गुने का, ये सब जानते हैं आप। तो इसमें जब आप x कर देते थे तो अप्रत्यक्ष रूप से कितने गुने का मामला होगा? वो x था। 10 गुने का होगा तो x का मान कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 20 गुने का होगा तो x का मान कितना? 20 आ जाएगा। अगर 17 गुने का होगा तो x का मान दोनों में क्या आ जाएगा? 17 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप ज्यादातर तो ये अनुपात में ऐसे ही मानेंगे, यही बेस्ट है। लेकिन अगर कहीं आपको जटिलता लगती है, हम धीरे धीरे 1-आधे% में कहीं लगेगी, तो उसको हम x के पदों में मान लेंगे। बात वही है। इसको अगर हम 2x मान लिए, इसको अगर हम 5x मान लिए, इसका मतलब है जो x है वही गुना कितने गुने का मामला होगा, वो x हमने मान लिया। ठीक है। तो अब भतीजे का x मान लिया तो बेटी का 3x हो गया, इसका 7x हो गया। अब जरा सोचिए, टोटल धनराशि 12,600 बटी है, सब में बटी है। तो भाई ये तो एक बेटे को है, एक बेटी को है, एक भतीजे को, मामला तो 7 बेटों का है। तो एक बेटे को 7x मिला तो 7 को मिलेगा 49x। एक बेटी को 3x मिला तो 3 को कितना मिलेगा? 9x। एक भतीजे को x मिला तो 5 को कितना मिलेगा? भाई इतना 5x। ठीक। तो इस मानक के स्तर पर इतना सभी बेटों को मिला, इतना सभी बेटियों को मिला, इतना सभी इनको मिला। अब अगर देखा जाए तो टोटल धन कितना हो जाएगा? तो 49 एंड इसका 54 एंड 63x। यहां टोटल धन है 63x। ये सब क्या है? ये सब अभी हिसाब चल रहा है, वास्तविक इसमें चीज अभी नहीं आई है। तो ये तो आप हिसाब लगा रहे हो उसकी लैंग्वेज के हिसाब से कि टोटल धन बना जाके 63x, और वहां टोटल धन कितना है? 12,600। बात समझ रहे हैं? अब आप सोचिए, यहां जो टोटल धन आया है 63x, वो वास्तव में 12,600। तो कितने गुने का मामला है? तो आप देखो, हाँ आप देखो, या सॉरी, इसमें मैंने x माना था, तो इसका मतलब यहां टोटल धन आया 63x और टोटल धन है 12,600। तो इन दोनों को क्या कर दोगे? बराबर कर दोगे। तो इससे जब इसको काटोगे तो 63 दूनी और 200, तो x की वैल्यू कितनी आई? x की वैल्यू आई 200। x की वैल्यू क्या, अगर x नहीं मानते तो 200 गुने का मामला ऐसा दिखता कि नहीं दिखता? तो आपका 63 बराबर इतना हो जाता ना। तो उसमें 200 गुने का मामला दिखता। अगर x आप न मानो तो इसका मान टोटल 63 आएगा, वहां 12,600 है, तो 63 दूना 200 गुने का मामला होता। तो वही बात है। तो इस प्रकार से 200 गुने का मामला है। तो उसने कहा हर बेटी को कितना, हर बेटी मतलब एक बेटी को कितना मिला? तो एक बेटी को तो 3x मिला है, तो इसका मान कितना होगा, यही तो पूछ रहा है। तो अगर x की वैल्यू 200 है तो 3x की वैल्यू कितनी होगी? 600 होगी। यही आपका उत्तर है। ए वाला ऑप्शन सही है। बहुत आसानी से आप इसको कतई नहीं कर सकते। देखिए समझाने में बेटा बेटी भतीजे सब अपने हिसाब से लिखोगे, तो इसको यस लिख दिया, इसको डी लिख दिया, इसको यन लिख दिया, वो सब चीजें चलेंगी। ये सब, इन चीजों से नहीं घबराइए। आप आराम से चीजों का समझने का प्रयास कीजिए। मैं आपको बता रहा हूं, आप 6 मंथ कम से कम मैथ को समझने का प्रयास कीजिए। होता क्या है कि बच्चा शुरू में ही एक चैप्टर लगातार सोचता है अब हम प्रैक्टिस करने लगे। ये गलत है कहीं ना कहीं। उन बच्चों को छोड़ दीजिए जिनकी बहुत अच्छी मैथ है, मैथ का बैकग्राउंड रहा है, बीएससी मैथ या सब है चीजें, वो एडजस्ट कर लेते हैं, बल्कि उनके लिए भी ये सही नहीं है। तो आप क्या करना है, आप इससे कतई न घबराओ कि ये सब इतना सब कुछ नहीं। आप सिस्टम को समझने का प्रयास करो। ये सब चीजें, इसमें आधी चीजें भी लिखनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, समझ रहे ना? और ज्यादातर सवाल तो मौखिक होंगे। और एक चीज और कहना चाहूंगा, मैंने कहा ना, आपके जो मन के भाव होते हैं या जो आपकी समस्या आती हैं, उन सब के विषय में हम चिंतन करते रहते हैं। और आप जो मैसेज से बताते हो, व्हाट्सएप ग्रुप पर जो बताते हो, वो सब चीज़ें, तो उससे भी हमारा ध्यान जाता है। तो जो बहुत कमज़ोर बच्चे होते हैं,
उनके लिए मैथ में क्या होता है, एक चैप्टर पढ़ते तो कहते हैं वो चाहे जहाँ हो, वो उनका ये होता है जितना टीचर सवाल बता देता वो तो लग जाते हैं, उसके आसपास के सवाल नहीं लगते। तो उसके लिए ये है कि जब कोई सवाल होता है आपके सामने तो सवाल के अलग अलग बहुत प्रकार होते हैं। एक सवाल होता है कि उसी चैप्टर से सीधा संबंधित होता है, और बहुत से क्वेश्चन में होता है कि अन्य जानकारी भी चाहिए। अब अनुपात का आप पढ़ रहे हो, ये तो खैर जटिल है। जैसे मान लीजिए अभी अनुपात वर्गमूल वर्ग का दिया हो या कुछ ऐसे दिया, बहुत सी चीजें आती हैं, या प्रतिशत में भी उसकी लैंग्वेज हो सकती है, तो उसमें तो बच्चा फंसेगा जो एकदम शुरुआती स्तर पर है। तो उसको ये चाहिए कि शुरुआत में जितना बताया जाए उसी को समझने का प्रयास करें। होता यह है पूरी मैथ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। वर्गमूल या वर्ग की संकल्पना भी आपको अनिवार्य है, प्रतिशत की संकल्पना भी अनिवार्य हो सकता अभी इस रेशियो में औसत की संकल्पना थोड़ी आ जाए, तो उन चीजों में आप फंस जाते हैं। तो कहने का मेरे मतलब यह है, जब आप धीरे धीरे पूरी मैथ को देख लोगे तो आप सभी सवालों को निश्चिंत होकर लगा सकोगे, और इसमें कोई निगेटिव चीज नहीं है, कोई आपका कोई व्यक्तिगत कमजोरी नहीं है। अगर आपको पहले से औसत की नहीं जानकारी है तो आपको कठिन लगेगा, जानकारी हो गई तो इससे भी आसान लगेगा। बात समझना है। तो मैं बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूं, वो बच्चे जो शुरुआती स्तर पर होते हैं फिर सोचने लगते हैं मुझे मैथ नहीं लगेगी, जितना समझाया वो आ गया बाकी नहीं आया। उसका कारण यही होता है कि आपको बहुत सी अब एक चैप्टर में उससे जो भी मेन जानकारी वही तो बताई जाती है, एक साथ सब कुछ नहीं बताया जा सकता है। तो आप धीरे धीरे जब सभी चैप्टर पढ़ लेंगे तो वो अपने आप इंक्रीज होगा। नंबर 2, आप खास करके मेरे पढ़ाने में आप जब भी कोई वीडियो देखेंगे तो इसको आप 2-2, 3-3 बार देखिए। अब जैसे आप मान के चलिए अभी तक आपने सेक्शन बी में 1, 2, 3, 4, 5 देख डाली वीडियो, तो आप उनको फिर से देखिए, क्योंकि अब इसमें यूज होने लगा, अब आपको और महत्वपूर्ण लगने लगेगा। हाँ यार, जो अनुपात वो बताया था वो तो बड़ा महत्वपूर्ण, वो तो यहाँ यूज होता है। आपको लगेगा कि हाँ ऐसे जब लिखा हो तो ये तो ऐसे हो जाता है, आपको वो पता चलेगा सम्मिलित अनुपात तो बड़ा महत्वपूर्ण है। तो आप उन चीज़ों को फिर से देखिए, लगातार देखिए। जब आप उसको बार बार देखोगे हर बार कुछ मिलेगा और आप बेहतर रूप से आगे बढ़ेंगे। और 100% आप अगर मेरी बातों का अनुसरण करेंगे, आप मेरे पर अपने को छोड़ दीजिए, मेरे साथ मेरे बताने के अनुसार चलिए, 100% मैथ आएगी। और मैथ उस स्तर की आएगी कि आप 70-75% क्वेश्चन तो मौखिक कर लेंगे, वो बेसिक सीजीएल स्तर के। तो अगला क्वेश्चन, ये चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं क्योंकि आप बहुत से बच्चे जो शुरुआती स्तर पर होते हैं, गणित इतना आसान विषय होते हुए भी उसमें नेगेटिव थिंकिंग बना बैठते हैं। तो अगला है, लिखा है पुरस्कार की राशि 1800 की राशि 3 छात्रों में एबीसी में इस प्रकार बांटी गई। अब देखिए 1800 की राशि बांटनी है 3 में, लेकिन अब जो रेशियो दिया वो बड़े अच्छे से नहीं दिया है कि एबीसी में 3 में बांटी तो बढ़िया कुछ दे दे, ऐसे तो ये नहीं दिया है। ये दिया होता तो सवाल बिल्कुल आसान था, कोई भी बच्चा लगा लेता, लेकिन ऐसे तो नहीं दिया है। उसने क्या दिया है, इस प्रकार बांटी गई कि ए के हिस्से का 4 गुणा। अब समझिए, ए के हिस्से का 4 गुणा, 4 गुणे का मतलब 4 से गुना या 4 से गुणा कर दीजिए। अब बी के हिस्से का 6 गुणा, अब बी के हिस्से का 6 गुणा कीजिए और सी के हिस्से के 3 गुणा, सी के हिस्से का 3 गुणा। उसने क्या कहा, ए के हिस्से का 4 गुणा बी के हिस्से के 6 गुणे के बराबर है, जो सी के हिस्से के 3 गुणे के, मतलब ए का 4 गुना बी के 6 गुने के बराबर है, और ये बराबर है सी के 3 गुने के। यही तो कहा। तो आप ऐसे लगा सकते हैं। अब हर सवाल में कुछ ना कुछ तो सीख रहे हैं, इसकी भाषा को देखे, इसको आपको समझना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए और आगे इसको महत्व देना चाहिए। तो इस प्रकार से ये कह रहा था भाई ए का 4 गुना बी का 6 गुना सी का 3 गुना बराबर है। अब हम आपको बता चुके हैं, अगर इसको डायरेक्ट अनुपात में लिखना हो तो बता चुके हैं ना, ए अनुपात बी अनुपात सी, इसको उधर जाएगा 1/4 हो जाएगा, ये उधर जाएगा 1/6 हो जाएगा, ये उधर जाएगा 1/3 हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे 1 माना जा सकता है, उधर जाके उलट जाता, आप जानते हैं। फिर क्या, जब भिन्न है, भिन्न भी काम, अनुपात को सरलतम रूप में लाइए तो इसका हर नीचे हटाइए, तो आप जानते हैं 12 से गुणा कर दें एलसीएम से, तो ये 4, 6, 3 कट जाएगा। क्यों कट जाएगा, एलसीएम होता ही ऐसा है कि इनसे सबसे कट जाएगा। तो जब इससे 12 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा, इसमें 12 से गुणा करेंगे तो 2 बचेगा, इसमें 12 से गुणा, यहाँ 12 लिखेंगे 3 चक्कू 12 तो 4 बचेगा, ऐसे इसमें 12 लिखेंगे तो 6 दूनी 12 ऐसे होगा, इसमें यहाँ 12 लिखेंगे तो आपका 3 होगा। तो इस प्रकार से ये अनुपात आया, ये बात इसको दे देता तो सवाल तो बड़ा आसान था।
तो आप मौखिक लगा देते। इतना काम आपको करना पड़ा। अब ये काम आपकी क्षमता पर है, आप इसको तो लिखना ही पड़ेगा, ये लिखना ही पड़ेगा, इसको आप कर दीजिए। ठीक। अब उसने कहा कि ए का हिस्सा बताइए। हिस्सा बताना मतलब वास्तव में ए को कितना मिले, तो देखिए कोई ना कोई लिंक दिया होगा, ऐसे नहीं कोई बता सकता, कितना भी गणितज्ञ नहीं बता सकता। तो देखिए लिंक क्या दिया, 1800 की राशि, मतलब टोटल धन कितना, 1800। तो यहां टोटल कितना, 5 2 10 9। यहां हमने क्या कहा, जो वास्तव में संभव है, वास्तव में अगर टोटल धन 1800 है तो यहां भी तो टोटल धन कुछ है 9। तो मतलब जो इस मानक के स्तर पर 9 है वो वास्तव में 1800 है। तो 9 दूनी 18, कितने गुने का, 9 दूना 2 गुना और 2 जीरो, 200 गुने का मामला है। तो आपको क्या करना, ए का धन बताना है, तो भाई ए का धन होगा 3 दूनी 6, 600। ये उत्तर है आपका, और बी ऑप्शन इसका आपका सही है। लेकिन अगर इसको पूछता तो इसको कितना बताते, इसको भी 2 गुना कर दीजिए, तो 2 दूना 4 और 200 है, तो 2 जीरो और इसको कर दीजिए, तो 4 दूनी 800। मतलब हर, हमने बताया ना, मानक के स्तर पर जो भी है ये सब 200 गुणा है। यही तो इसका बड़ा अच्छा है। और ये कॉन्सेप्ट एक संयोग है कि आप सब लोगों के बीच में आया है, और मैं चाहूँगा ये सब बच्चों को आए, जितने भी बच्चे तैयारी करते हैं इस पूरे अपने भारत में, तो उन सब को इस कॉन्सेप्ट के बारे में इसका लाभ उठा सकें। और आप सब बड़े सौभाग्यशाली हैं, और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमको एक ऐसा वो चीज़ें आई जो कि आपको बता सकते हैं, आपको समझा सकते हैं, जो महत्वपूर्ण है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है। तो आप इसको आगे बढ़ाएं। मैं जैसा कि कहता रहता हूँ, मैं बार बार नहीं कह सकता आप शेयर कीजिए, ये कीजिए, लेकिन वो आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि अगर मैं निःशुल्क आपके लिए इतना कर रहा हूँ, पूरी चीज़ मैं निःशुल्क करूँगा। आज के समय में जब लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, कितने ऐप्स चल रहे हैं, कितने सॉफ्टवेयर चल रहे हैं कि उस पर जाइए, उसको डाउनलोड कीजिए, उसमें इतने रुपए का पैकेज लीजिए, हो जाएगा। और वहाँ गुणवत्ता कोई नहीं होती, कोई रुपए का गुणवत्ता से कोई लेना देना नहीं है, मुझे लगता है। तो आप वहाँ कितना करते हैं जाके, यहाँ क्या है, यहाँ इस अभियान को आगे, मेरे लिए नहीं, अपने लिए एक माहौल बनाना है बच्चों के लिए, क्योंकि यूट्यूब पर निःशुल्क पढ़ाई हो सकती है। अभी नहीं, जो कि छोटे स्तर पर होते हैं उनके लिए नहीं। और आप समझिए कि जो बड़े बड़े जो मैथ के हैं, जिनके बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर होते हैं, तो उनको तो यूट्यूब से ही इतना पैसा मिल जाता है कि इनको लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सोचें तो आप स्वयं सोचेंगे कि इनको तो फ्री में पढ़ाना चाहिए, लेकिन वो कि नहीं कर रहे हैं। मैंने शुरुआत की है, हो सकता है माहौल ये बदले, हो सकता है कुछ लोग और भी ये ऐसा सोच के आए। तो आप अच्छी शुरुआत को आगे बढ़ाइए। हम नहीं, किसी भी कोच भी, कोई भी अच्छा कर रहा हो तो उसको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो रुकना नहीं चाहिए। जो शुरुआत, अगर किसी शुरुआत होना ही मुश्किल होता है, और अगर शुरुआत हो गई तो उसको रुकना नहीं चाहिए। तो इसीलिए कहता हूँ, आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप इसको इतना शेयर करें, इतना शेयर करें कि हर बच्चे के पास होना चाहिए। आप जब भी, आप कोशिश करिए कि एक दिन में 10 लोगों को, 5 लोगों को, जो भी आपका है, जितने भी जानते हैं उनको सबको शेयर कीजिए। और टारगेट बनाइए कि मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि एक नैतिक जिम्मेदारी, नहीं तो क्या होगा, अगर आपका किसी का सपोर्ट ना मिले, वैसे ठीक मेरा ये सब चल रहा है, अगर ना मिले तो क्या होगा, मैं भी किसी ऐप को पकड़ लूँगा, वहाँ जाके क्या होगा, यहाँ का संबंध हो जाएगा। तो मैं जो करना चाहता हूँ, मुझे इसी में मज़ा आता कि अगर मैं आप सबके काम आ सकूँ, तो आप अच्छे से आगे बढ़े। और इतना ही महत्वपूर्ण, अगर ये नॉलेज होता नहीं तो मैं कोई जरूरी नहीं था इस क्षेत्र में आता, क्योंकि इतना महत्वपूर्ण था कि मुझे लगा कि बच्चों को ये सदैव के लिए आप सब इसको आगे बढ़ाएंगे। आप जितने सीख रहे हैं बच्चे, पता नहीं कितने इसको और आगे बढ़ाएं, और टीचर बनेंगे, आप इसको आगे बढ़ाएंगे। हमको खुशी होगी, ऐसा नहीं है, हमको खुशी होगी कि ये जितना भी फैले उतना अच्छा है। तो चलिए, तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी आप समझिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपके लिए। ये जो मैंने मिशन रखा, सर्वोत्तम गुणवत्ता निःशुल्क शिक्षा, ये मिशन आपका है, मेरे लिए नहीं, आपके लिए है। आप इसको आगे बढ़ाइए। मैं 99% काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, आप 1% काम कीजिए। एक वीडियो बनने में 3-4 घंटे लगते हैं, उसकी PDF बनाना, क्वेश्चन सेलेक्ट करना, फिर शूट करना, और फिर एडिटिंग करना। एडिटिंग में अभी मोबाइल से बनाते हैं, काफ़ी टाइम लग जाता है। तो 3 घंटे, 3.5 घंटे एक वीडियो बनाने के लिए लगते हैं।
तो सबसे पहले तो आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, वीडियो देखिए पूरा पूरा, और फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। इस मिशन को आगे बढ़ाइए। आप इस चीज़ को समझ लीजिए, मिशन आपके लिए है, मेरे लिए नहीं। आप जैसे बच्चों के लिए, बहुत से बच्चों, अगर किसी ने ये 10 साल पहले 5 साल पहले शुरू किया होता और बच्चों ने सपोर्ट किया होता तो आज माहौल बदला होता, आपको अच्छी अच्छी गुणवत्ता फ्री मिल रही होती। तो एक तो सबसे मेन बात है कि इतनी श्रेष्ठ गुणवत्ता, तो उसको भी आपको समझना है। तो अगला क्वेश्चन, और इसमें क्वेश्चन जब आप लगाओगे तो आपको अच्छा लगेगा, फीलिंग आएगी, हाँ रे इतने गुने का मामला है। दूसरी चीज, जो इसमें सीक्वेंस है, जिस हिसाब से मैंने आगे बढ़ाया है कि इस क्रम से ये ऐसे आगे बढ़ाए, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। और जो पूरी प्लानिंग बनाई है कि सेक्शन और क्लास और ये चैप्टर, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इससे क्या होगा, जब भी कोई नया बच्चा जुड़ेगा वो सेक्शन ए की फर्स्ट क्लास से स्टार्ट करेगा और पूरी मैथ सीख सकता है। ये क्लास सदैव के लिए एक लाइव क्लास से बहुत बेहतर है। लाइव क्लास तो एक भ्रम, एक वही है, फैशन है कि बच्चे भी आए, वो सब है, व्यवसायिकता है, लेकिन ये वास्तव में है कि बच्चे को किस क्रम में सीखना है वो उसी ढंग से आगे बढ़ेगा, और वो जब भी इससे जुड़ेगा तो उसके लिए ये सदैव उसका मार्गदर्शन एक उसी से करेगी। तो ये, और ये धीरे धीरे जो वीडियो बन रही है सदैव के लिए आपके लिए ये महत्वपूर्ण हो जाएगा, जो नए बच्चे होंगे उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन क्या है, 81 को 3 भागों में इस प्रकार बांटिए कि a का 1/2। 81 को, अब क्या कहा, 81 को 3 भागों में इस प्रकार बांटिए कि a का, यानी कि उसका ना पहले का 1/2, दूसरे का 1/3 और तीसरे का 1/4 बराबर हो। तो हमने क्या कहा, जब भी पहले दूसरे तीसरे आए, हर चीज ध्यान रखनी है मेरी, जो भी मैं बताता हूं हर चीज ध्यान रखनी है। तो उसका ना पहले का 1/2, तो 1/2 यही तो होता, पहले का मतलब गुणा 1/2, a/2 भी आप लिख सकते थे। दूसरे का दूसरा मतलब b, इसका 1/3, और तीसरे का 1/4, तीसरा c, इसका 1/4। ये क्या है, ये बराबर हैं। इस प्रकार बांटिए कि ये ऐसे बराबर हैं। तो आप समझ गए अनुपात क्या दिया, a अनुपात b अनुपात c, ये दिया हुआ है। उधर जब जाएगा तो 2:3:4, ये अनुपात वास्तव में है। अब बांटना कितना है, 81 को बांटना है, आप समझ सकते हैं। टोटल दिया है, यहां टोटल कितना है, यहां टोटल 9 है, वहां टोटल कितना है 81, कितने गुने का मामला, 9 गुने। अब कुछ लिखने की जरूरत कुछ नहीं, आपको इतना आ जाए फिर तो मौखिक होना है। यहां देखा 9, वहां देखा 81, वहां देखोगे टोटल 81 है। तो हमने कहा जो वास्तव में संभव हो, यहां भी संभव, वहां 81, यहां 9, 9, 81, 9 गुने का मामला। तो ये सब कितने गुना होने वाला है, 9 गुना। तो उसने क्या पूछा, उसने पूछा कि बराबर बांटिए, मतलब सबके हिस्से बताने हैं। तो इसका 9 गुना 18, इसका 27, इसका 36। तो आपका ऑप्शन सही है। देखिए कौन ऑप्शन सही है, 18, 27 और 36, सी ऑप्शन सही है आपका। बात समझ गए। और जो बच्चे एक बार इसको देख चुके हैं, जो पढ़ चुके हैं, वो इसको बार बार देखें, बार बार समझें। मैथ सीखने का यही सिस्टम है। और आप बहुत इधर उधर की किताबों से सवाल नहीं लगाइए। मैं एस.डी. यादव को यूज कर रहा हूं, तो आप भी एस.डी. यादव को यूज कीजिए। एस.डी. यादव में अच्छाई ये है कि उसमें आपको क्वेश्चन यही ऐसे मिल जाते हैं, एक कैटेगरी के अलग है, फिर एक पास मिल जाते हैं अलग अलग कैटेगरी के। तो ये महत्वपूर्ण है। दूसरा है, आप जब एस.डी. यादव बहुत मतलब प्राथमिक स्तर पर जब इसको 2-3 बार आप अच्छे से मेरे साथ पढ़ लेना, फिर अगर आपको प्रैक्टिस करनी है एसएससी सीजीएल के लिए, तो एसएससी सीजीएल के सॉल्व में बहुत पेपर है, उनको आप सॉल्व कीजिए। इधर उधर की प्रैक्टिस बुक मत लीजिए, क्योंकि वो उतना स्तरीय नहीं होती। तो एसएससी सीजीएल स्तर की बाद में करना, अभी आपको ये करना है। अगला क्वेश्चन, हाँ, 26 रुपये 2600 को एबीसी में 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में बांटा गया। प्रत्येक का सब, अब यहां भी कुछ नहीं है, तो ए बी सी तो है। अब इनका अनुपात कितना दिया, ए बी सी का अनुपात दिया 1/2, 1/3, 1/4। अब आप क्या समझ रहे हैं, तो भिन्न में दिया, इसको साधारण में बदलिए तो क्या होगा, इसको 12 से गुणा कीजिए, ये 6 होगा, ये 4 होगा, ये 3 होगा। अब एक बात बताएं, जैसे मैं कर देता हूं वैसे आप करोगे। इनको सबको हटाना, इनका सबका एलसीएम कितना, एलसीएम का मतलब है इससे भी कट जाए, इससे भी कट जाए, इससे भी कट जाए, 12। तो 12 से इसमें समय कर दीजिए, तो 6 आएगा, 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब क्या है, मैंने बताया एलसीएम कैसे निकाला जाता है इसके पहले किसी वीडियो में। अब ये आपको
ए बी सी का अनुपात तो पता चल गया, हिसाब पता चल गया, मानक पता चल गया। अगर ए का 6 होगा तो बी का 4 होगा तो सी का 3 होगा। अब उसने कहा, क्या कहा, प्रत्येक का हिस्सा बताइए रुपए, तो टोटल 2600 है। तो टोटल दिया है ना वास्तव में 2600, तो यहां टोटल तो 13 है, तो 13 का मतलब 2600 है, तो 13 दूनी 26, 200 गुने का मामला है, तो 6 दूनी 1200, 4 दूनी 800, 3 दूनी 600, ये आपका लग गया। प्रत्येक का हिस्सा इसमें भी बताना था, तो 1200, 800, 600, सी वाला ऑप्शन सही है। तो आगे बढ़ते हैं हम। ये सवाल थोड़ा अच्छा आपको लगेगा, देखिए, और किसी कुछ सवाल में कुछ नहीं होता है। रुपए 53 एबीसी में इस तरह बांटे जाते हैं कि ए को बी से 7 रुपए अधिक मिले, बी को सी से 8 रुपए अधिक मिले, उनके हिस्सों का अनुपात। इस सवाल को लगाने की जरूरत नहीं, उत्तर ऐसे दिखेगा। दोनों मैं ढंग से बता दूंगा, लगा के भी बता दूंगा और ऐसे भी। ये विकल्प से लगेगा, ये धीरे धीरे सब आखिरी तक आप में विकसित हो जाएंगी योग्यताएं। विकल्प से लगेगा, कैसे लगेगा? अब ये सोचो, उसने कहा 53 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटे कि ए को बी से 7 रुपए अधिक। बात ये पता चली कि ए को बी से 7 रुपए अधिक, यानी कि मतलब ए का धन बी से, ए को बी से 7 रुपए अधिक, मतलब ए बड़ा है बी से। और फिर क्या पता चला, बी को सी से 8 रुपए अधिक, बी को सी से 8 रुपए अधिक मिले, तो सी से बी बड़ा है। बात यह निकल के आई कि सी से कौन बड़ा है? बी बड़ा है, और बी से कौन बड़ा है? ए बड़ा है। ये तो बात निकल के, सबसे बड़ा ए है, फिर बी है, फिर सी है। अब इतनी ही समझ आपके सवाल को लगवा देगी। ऑप्शन में देखिए, ज्यादातर ऐसे ही ऑप्शन दिया होगा। अब इसमें देखिए सबसे ज्यादा किसका निकला? ए का, फिर बी का, फिर सी का। ऑप्शन में देखिए, क्योंकि अनुपात से ज्यादा कम का तो पता चल ही जाता है। तो आप देखिए फर्स्ट वाला ऑप्शन 16 ठीक है सबसे ज्यादा, लेकिन उसके बाद ये होना चाहिए इसमें, लेकिन सी वाला सबसे उससे बड़ा ये नहीं हो सकता, मतलब सबसे बड़ा ए होना चाहिए। तो इसमें 25, 18, 10 ये सही है, क्योंकि सबसे बड़ा 25 है, उसके बाद 18 है, फिर 10 है, ये सही है। तीसरा इसलिए नहीं सही क्योंकि 18 से बड़ा तो 25 वाले को दिखा दिया, तो ये गलत है। और चौथा इसलिए नहीं सही क्योंकि सबसे बड़ा तो इसको दिखा दिया। तो ऑप्शन देखकर आपको पता चल सकता है कि ए बी सी, आपको ये तो पता चल गया ये सबसे बड़ा, फिर बी, फिर सी, तो जो अनुपात दिया उसमें भी इस क्रम में अगर है तो आप पता कर सकते हैं। तो 25, 8, 18 एंड 10 बिल्कुल हो जाएगा। तो एक तो ये बात समझ गए होंगे भाई। आप देखिए, उसने कहा ए को बी से 7 रुपए अधिक, तो ए को बी से 7 रुपए अधिक, मतलब ए ज्यादा है, और बी को सी से 8 रुपए अधिक, तो बी ज्यादा है सी से, मतलब सबसे बड़ा ए है, फिर बी, फिर सी। आप अनुपात देखकर बता देंगे। अब हम लगाते हैं। अब हमने अभी बताया था कि मानना कैसे होता है। तो यहां ए आश्रित है बी पर, क्योंकि ए को बी से 7 रुपए, मतलब बी को जितने मिले उससे ए को 7 रुपए अधिक मिले, और बी सी से 8 रुपए अधिक, तो बी को कितने मिले? जितने सी को मिले उससे 8। तो यहां ए आश्रित है बी पर, बी आश्रित है सी पर। तो सबसे पहले सी का मानो यक्स, अगर सी को यक्स मिले तो बी को कितने मिले? तो बी को मिले 8 रुपए अधिक, तो यक्स प्लस 8, और बी को जितने मिले उससे ज्यादा ए को मिले 7, तो इसमें इससे 7 ज्यादा, इसमें 7 जोड़ोगे तो 8, 7, 15। इस प्रकार से रुपए मिले हैं भाई। सी को हमने x माना, तो इससे 8 ज्यादा इसको, अब इससे 7 ज्यादा 15। तो इस प्रकार से रुपए मिले हैं। आप जानते हैं इनको अगर टोटल जोड़ा जाए तो कितना हो जाए? x कितना? 3x हो गया। अब इसमें कितना है? 15, 8 कितना हो गया? 15, 8, 23 हो गया। तो अब ये टोटल धन यहां इतना हो गया, टोटल धन इतना होगा। उसने हिसाब दिया था, अब इसमें कोई जरूरी थोड़ा हर में वही गुना रहेगा, नहीं, हर सवाल नहीं। मानक का कॉन्सेप्ट आपके 70% क्वेश्चन को कवर करता है, 60% क्वेश्चन को कवर करता है, बहुत है। इसमें भी कहीं ना कहीं है, लेकिन वो डायरेक्ट वैसे नहीं, क्योंकि इसमें जोड़ का काम आ गया, इसलिए वो डायरेक्ट नहीं हो रहा। अब क्या है यहाँ टोटल, लेकिन है तो इस स्तर पर आपने टोटल धन निकाल लिया, है तो मानक ही। इस स्तर पर टोटल धन निकाल लिया। वास्तव में कितना टोटल धन है? वास्तव में टोटल धन 53 है। अब आप समझिए कि इसको उधर ले जाएंगे तो 3x बराबर कितना आएगा? 30 आएगा, तो x बराबर कितना आएगा? 10 आएगा। बात समझिए, x बराबर आया 10। तो उनके हिस्सों का अनुपात बताइए। तो अगर x की वैल्यू 10 आ गई तो a का धन है 25। भाई इसकी जगह पर 10 रखेंगे 25 आ जाएगा, इसमें 10 रखेंगे 18 आ जाएगा, इसमें 10 रखेंगे 10 आएगा। तो अनुपात कितना है? 25, 18 एंड 10। 25, 18, 10 ये अनुपात है। 25, 18,
एंड 10। आपका ऑप्शन सही है दूसरा। बात समझ गए? कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जिस हिसाब से उसने बताया उस हिसाब से हमने मान लिया। तो टोटल धन यहाँ है, टोटल धन उसका है 53 है। अब इसकी जब हम तुलना करते हैं तो x का मान 10 निकला, यानी कि इसका धन 25, इसका धन 18, इसका धन 10। बात समझ गए? बिल्कुल आसान। अगला सवाल भी ऐसे ही है, ये इससे भी थोड़ा अच्छा ही कह लीजिए कि इसमें क्या कहा, इसमें कहा 300 रुपए को PQR में इस प्रकार बांटिए कि Q को, अब रुपए तो टोटल 300 है, अब लोग कितने हैं, PQR में बांटना है, PQR में बांटना है। उसने कहा कि 990 रुपए को 3 भागों, नहीं ये नहीं है, हाँ 300 रुपए को PQR में इस प्रकार बांटो, इस प्रकार बांटो कि सेकंड वाला इसको P से कितना मिले, 30 रुपए अधिक मिले, Q को इससे 30 रुपए अधिक मिले, यानी कि ये बड़ा है, Q को इससे 30 रुपए अधिक मिले, मतलब ये बड़ा है Q। और आगे क्या कहा, और कहा कि R को Q से 60 रुपए अधिक मिले, R को इससे कितना 60 अधिक मिला, मतलब R ज्यादा है इससे Q से कितना 60, R ज्यादा है Q से 60 और ये ज्यादा है P से कितना, जितना भी ज्यादा है, फिलहाल ज्यादा कितना ज्यादा लिखा है, ज्यादा 30। तो बात ये निकल के आई, सबसे बड़ा इसमें है R, फिर Q, फिर P। तो हम एक बार ऑप्शन में ट्राई कर लें, हो सकता ऑप्शन ही इसी से वो कर जाए। तो सबसे बड़ा R ये निष्कर्ष निकला। तो ऑप्शन में देखो सबसे बड़ा R है, फिर उसके बाद Q है और सबसे छोटा P है। तो देखिए ऑप्शन में, तो आपका पहला ऑप्शन तो कहीं नहीं, क्योंकि इसमें ये सबसे छोटा 2 दिखाया गया है, तो कतई नहीं। अगला ऑप्शन है, इसमें 5 है, ये 3 है, ये 2 है, बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा, ये तो सबसे बड़ा है, लेकिन ये वाला सबसे छोटा कर दिया, बल्कि ये दूसरे नंबर पर है। और इसमें इसलिए नहीं क्योंकि ये सबसे बड़ा है, बल्कि सबसे बड़ा ये है। तो आप ऑप्शन देखकर ही सवाल लगा देंगे, बाकी वैसे ही लगा लेंगे जैसे पिछले मैंने लगवाया है x के पदों में करके। बात समझ गए? तो अगला क्वेश्चन, 990 को 3 भागों में इस प्रकार बांटिए कि पहले का आधा, दूसरे का 1/4, तीसरे का 5वां हिस्सा बराबर हो। फिर वैसे सवाल, अब आपको सब सवाल एक जैसे लगेंगे, लेकिन प्रैक्टिस आप कीजिए कि पहले का आधा, हमने बताया जहां ये सब बातें हो पहले दूसरे, तो उसमें क्या करेंगे, ABC। तो उसने कहा पहले का आधा, उसने कहा पहले का आधा, तो A का आधा ये हो गया पहले का आधा, दूसरे का 1/3, तो दूसरे का 1/3, और तीसरे का 5वां, तो तीसरे का आपका 5वां। ये क्या है, बराबर है, तो इनको क्या कर दिया जाए, बराबर। हम आपको ये सब समझा चुके हैं, इसको अनुपात में डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, 2:3:5। अब आप सोचिए कि उसने कहा 3 भागों में बांटिए, मतलब सबके हिस्से उसको आपको बताना है। तो वहां टोटल धन है 990, यहां टोटल धन कितना दिखता है, 5 5 10। यहां टोटल धन दिखता है 10, वहां कितना है 990। मामला कितने गुने का है, 99 गुने का है। अगर आपको ऐसे नहीं पता चले तो इसके भी तरीके हैं कि 1 यूनिट बराबर पता कर लो, 99 आएगा। तो वही चीज है, 99 गुने का मामला है। तो इसमें इसका मान कितना होगा, इसको 99 दूना, अब 99 दूना जटिल पड़ेगा, 100 दूना 200 होता है, एक बार में 1 कम, 2 बार में 2 कम, तो 200 से 2 कम 198 हो गए। हर चीज में दिमाग लगता है। इसका भी 99 गुना, तो इसको 100 गुना 300 होगा, 3 कम कर दीजिए 197। अब इसको सोच के देखिए, आपकी बात समझ में आ जाएगी। भाई ये 3 गुने का मतलब 3 बार 99 99 99। आपने 100 से कर दिया 300, तो 100 बार आपने 3 बार 100 100 100 300 कर दिया, हर बार 1 कम लिया, तो 3 ही तो कम हुए, तो इसलिए सॉरी 297। अब इसमें कितना, 5 बार 99 से गुणा, तो कतई नहीं 45 45 की 9 5 45 9 5 45, कुछ नहीं। आपको क्या करना है, आपको करना है 100 5 500, 5 कम तो 495। तो इस प्रकार से आपका धन मिला। तो एक को मिला 198, दूसरे को मिला 297 और मिला 495। बात आप समझ गए होंगे, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। अगर आपने हर वीडियो को क्रमानुसार देखा है, एक बार 2 बार देखा है, मैं बार बार कहता हूं, आप जितने बार देखोगे उतना ज्यादा आपका फायदा होगा।
तो और सब अब जैसे मान के देखिए, चलिए अभी तक 5 वीडियो, इसके पहले 4 वीडियो देखी हैं, तो उनको फिर से सब देखिए, फिर आपकी समझ विकसित होगी। क्योंकि एक वीडियो, और इसी प्रकार से बताते पूरी मैथ भी ऐसा ही है, जब पूरी मैथ एक बार पढ़ जाओगे फिर दोबारा पढ़ोगे तो आपको जो चीजें पहले ध्यान में आपकी नहीं आई थी, क्योंकि आगे की जानकारी आपकी नहीं थी, तो उस पर भी ध्यान आपको जाएगा और हर चीज आपकी समझ में आएगी। तो अगला क्वेश्चन है, 450 को ए बी सी में इस प्रकार बांटिए कि ए बी का अनुपात इतना, बी सी का इतना, तो सी का हिस्सा बताइए। अब रुपए 450 को ए बी सी में इस प्रकार बांटना है कि अब इसमें कुछ नहीं है, ए बी कितना है 2:3, बी सी कितना है, बी सी कितना है, बी सी कितना है, बी सी आपका है 6:5। तो अब रेशियो 1 में नहीं दिया, तो आपको क्या करना है, इसको 1 में मिलाना है, फिर तो 450 में बांट देना है। तो इनको मिलाओगे, ये 6 बनाओगे, भाई बी बी मिल रहा है ना, तो इसमें इसका 3, इसमें इसका 6, इसको सेम कीजिए, तो ये आ गया 6, और इसमें कुछ करना नहीं पड़ा, इसमें 2 से गुणा करना पड़ा, ये 4 आ गया, तो ए बी सी का ये अनुपात आ गया। बहुत आसान हो जाएगा। अब क्या है, उसने कहा सी का हिस्सा कितना होगा, तो टोटल तो उसने दिया है 450 रुपए, यहां टोटल कितना है, यहां है 15, वहां है कितना 450। हमने क्या कहा, हमने योग यहां क्यों निकाला, क्योंकि वहां योग ही दिया टोटल 450 है। अब अगर वहां टोटल 450 तो इस छोटे स्तर पर भी तो टोटल होगा 15, तो 15 तिया 45। मामला 3 गुने और 1 0 30 गुने का है। तो इस प्रकार से आपका सब कुछ 30 गुना होने वाला है। उसने बताया सी का हिस्सा कितना होगा, तो सी ये है, तो 5 तिया 1500। ऐसे बड़ी आसानी से आप लगा सकते हैं। नहीं सॉरी, इसका 30 गुना है, तो 5 तिया 15 150 हो गया, बिल्कुल आसानी से। अगला क्वेश्चन, ये कौन सा हो गया आपका, ठीक, रुपए 1200 की एक राशि ए बी सी में इस प्रकार बांटी है। तो अब इसमें देखिए अनुपात सी दे दिया है, तो कितना सवाल आपके लिए आसान है, 5:7:13। और जिसमें नहीं दिया वो भी आपके लिए आसान है, क्योंकि आप सब जानते हो। अब इसमें टोटल उसने दिया है, टोटल तो यहां भी निकालो, यहां टोटल हुआ 25। हम टोटल यहां क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि टोटल उसने दिया है कितने की राशि है, 1200 की, तो 1200 की राशि। अब आप सोचिए कितने गुने का मामला है। अब अच्छा, तो ये तो पता चल जाएगा कितने गुने का मामला है। फिर उसने इसकी राशि नहीं पूछी, इसकी राशि नहीं पूछी, इसकी राशि नहीं पूछी, उसने पूछा है सी तथा बी के हिस्से में अंतर। उसने पूछा सी तथा बी, सी तथा बी, ये बी ये सी, तो इसमें अंतर कितना है। तो हम एक तो ये बनता है कि इसका मान निकालें, इसका मान निकालें, फिर इसमें अंतर देख लें। लेकिन अगर आप और उत्कृष्ट तरीके से जाओ, चलिए हम दोनों से बता देते हैं। तो 25 चक्कू 100, अब ये सब धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। 25 चक्कू 100 मतलब 12 गुणे 100 है, तो 25 चक्कू 100, तो 12 चौक 48 गुने का मामला। कितने गुने का मामला है, 48 गुने का मामला। आप चाहे यूनिट करके कर लेना, 25 यूनिट बराबर है 1200, तो 1 यूनिट बराबर क्या होगा, 1200 बटे 25। आप काट के देखिए आएगा। 48 गुने का मामला है, क्योंकि 25 चक्कू 100 और 4 गुणे 12, 48 गुने का मामला है। तो आप इसका मान निकालोगे तो कुछ आएगा, इसका मान निकालोगे तो कुछ आएगा। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है नहीं। हम मानते हैं कि ये अच्छा है, तरीका एकदम उत्कृष्ट है, लेकिन हम जितना उत्कृष्ट आगे जा सके उतना ही अच्छा है। तो हमको उसने पूछा बीसी का अंतर, तो हम बीसी का अंतर इस स्तर पर देखें ना, तो बीसी का अंतर इस स्तर पर कितना होगा, इस स्तर पर होगा 6। बात समझ गए। बीसी का उसने अंतर पूछा है, तो बीसी का अंतर इस मानक के स्तर पर, इस छोटे स्तर पर होगा 6। अब हमको चूंकि पता है वास्तविक चीज 48 गुना होती है, तो इस 6 का 48 गुना कर देंगे। अब 48 गुना करोगे, अब समझो, अब 48 गुना बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको आप सीधे 50 गुना कर दे। 50 6 बार कितना होता, 300 होता। अब हर बार आपने 2 कम किया, तो 6 दूनी 12 नहीं कम किया, यानी कि 300 से 12 कम, यानी कि 288, यानी कि बी और सी के भागों में अंतर है 288 का। ऑप्शन आपका सही है ए। बात समझ गए होंगे। मैंने सबसे पहले क्या किया, 48 गुने का मामला है, ठीक। फिर क्या होना है, फिर उसने कहा बी और सी में अंतर बताइए, तो कोई जरूरत नहीं है आप 7 का मान निकालें, 13 क्यों निकालेंगे। उसने कहा इसका अंतर है 6, तो 25। हाँ, अगर अच्छा एक चीज और करे, मैंने ये भी बताया था अगर गुना अच्छे से ना दिखे तो क्या करना चाहिए, तो ये तो समझ में आ गया होगा। तो यहां मान लीजिए हम ये नहीं लगाते,
इतना पता होता 25 का मतलब है 1200, गुना मान लीजिए हमको नहीं दिखता है 48 से, तो आप कहिए 25 का मतलब है 1200, आपको निकालना क्या 20 का अंतर, तो 20 का अंतर 6, तो आप क्या करेंगे, बड़े आराम से कहेंगे कि 25 का मतलब है 1200, तो भैया 6 का मतलब क्या होगा, x होगा। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 25 चक्कू 100, फिर वही आना वही है, तो ये आएगा 48, ये जो कट के 48 आएगा वो होता सब वही है सदैव, तो ये फिर आ जाएगा 48 छक्का कितना होगा, 300 में 12 कम 288। बात समझ गए। तो हर सवाल में कुछ ना कुछ सीखना है, तो इसलिए कतई ना सोचे कि एक सवाल समझ में आ गया अब फिर उपेक्षा करने लगे उसकी कि हाँ यार ये तो समझ में आ गया तो उसको हल्के में ले, बिल्कुल नहीं, आप अच्छे से बातों को समझिए। तो बस आज इतना ही रखते हैं। तो इस प्रकार से सभी क्वेश्चन को समझिए, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको समझना है, और चीजें जब आप धीरे धीरे समझोगे तो एक साथ कोई चीज नहीं समझी जा सकती। मैं बार बार कहता हूं, आप धीरे धीरे चीजों को समझोगे, धीरे धीरे चीजें आपके सामने आएंगी, लेकिन जो भी चीजें आपके सामने आ जाए, मैंने कहा कि उसके बाद में आपको 1 घंटे में जो पढ़ोगे उसकी मेन चीजों को आपको ध्यान रखना है। तो आज कौन कौन चीजें सीखी, आज तो एक ये सीखा, आपको शायद न ध्यान हो, एक तो ये सीखा कि अगर A अनुपात B अनुपात C और इसके साथ में भी कुछ लगा हो, इसके साथ में भी कुछ लगा हो और इधर भी ऐसा अगर हो तो इसको हम डायरेक्ट इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ठीक। दूसरा सबसे ज्यादा आज क्या सीखा, मानक का कॉन्सेप्ट सीखा। और तीसरा क्या सीखा, हम मानते कैसे हैं कि A का धन B से 7 B से 4 गुना है, B का धन C से 2 गुना है, तो हम सबसे पहले C का मानेंगे क्योंकि A आश्रित है B पर, B आश्रित है C पर। तो ये सब बातें हैं, आपने बहुत चीजें सीखी हैं, उन चीजों को बार बार समझने की कोशिश कीजिए। मेरे कहने का मतलब है कि मैथ में है कुछ नहीं, बस सिस्टम को एक बार समझ लेना है। ये उतना ही आसान है जितना एक दूसरे से जब आप बातें करते हो, और जितनी आसानी से समझ लेते हो उतना ही आसान। ईमानदारी से अगर कहूँ तो इसमें का एक भी सवाल कठिन है ही नहीं, सब आसान है। तो आप अच्छे से मेहनत कीजिए, और ये जो मेरा मिशन है ये आपके लिए, आप सब के लिए है, मैंने बताया, तो आप इसको आगे बढ़ाइए, आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी है। आप जैसा माहौल बनाएंगे वैसा बनेगा, आप जैसा मार्ग निश्चित करेंगे वैसा होगा। अच्छे को सपोर्ट कीजिए, अच्छाई को सपोर्ट कीजिए, तो समाज में बहुत सी अच्छाई आएगी और वो आपको सदैव फायदा करेगी, क्योंकि अच्छी चीज़ सदैव फायदा करती है आपको। तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।